नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। हाइपोथायराइडिज्म है तो केवल बाल ही नहीं, आपकी स्किन भी हो सकती है खराब। हाइपोथायराइडिज्म में कैसे रखें आपकी स्किन का ख्याल, जानने के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर ले, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम संजीवनी में। हाइपोथायराइड, इसका स्किन पर क्या कुछ असर पड़ता है? जी देखिए, बहुत अच्छा आपने विषय लिया है। आमतौर पर थायराइड या हाइपोथायराइडिज्म जिसको हम कहते हैं, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका प्रभाव केवल हमारे मेटाबॉलिज्म पर ही नहीं पड़ता है। आमतौर पर हम कहते हैं ना कि भाई हाइपोथायराइडिज्म में हमारा मेटाबॉलिज्म वो स्लो हो जाता है, बल्कि त्वचा पर इसका स्पष्ट रूप से जो है एक दिखाई देने लगता है लॉन्ग टर्म में। क्योंकि जब थायराइड हमारा अगर स्वस्थ नहीं है, थायराइड हार्मोन जो कि हमारा ठीक से नहीं बन रहा है, विशेष तौर पर उसमें जो T3 या T4 जो उनकी मात्रा यदि कम हो जाती है तो क्या होगा उससे कि हमारी जो सेलुलर एक्टिविटी है वो धीमी पड़ जाती है। और विशेष तौर पर जो त्वचा की सेल्स हैं उनमें जो एक रीजनरेशन होना चाहिए या उनके अंदर एक जो है मॉइस्चराइजेशन, एक लुब्रिकेशन, वो प्रभावित इससे होता है थायराइड से। तो हाइपोथायराइडिज्म के कारण त्वचा पर जो होने वाले मुख्य हम कहें जो लक्षण, जो आपने पूछे कि क्या क्या लक्षण उसमें होते हैं, तो उसमें क्या लक्षण मिलेंगे। सबसे पहले आपको देखेंगे, अगर त्वचा के ऊपर जो है रूखापन होगा, ड्राइनेस मिलेगा आपको, तो ये सबसे पहली चीज़ मिलेगी। सबसे आम लक्षण तो यही होता है कि उसका मॉइस्चर जो अंदर बनना चाहिए वो नहीं बनता है। थायराइड हार्मोन के जब योगदान उसमें थायराइड हार्मोन के बनने की कमी हो जाएगी तो इससे ये होगा। और उसके साथ साथ जो हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, बालों के नीचे जो ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। स्किन हमारी रफ हो जाती है, उसमें कई बारी फ्लेक्स आने लगते हैं, थोड़ा सा जैसे स्केल्स बन जाते हैं ना। तो त्वचा पर रूखापन होकर के स्केली त्वचा, एक तो होगी ड्राई स्किन, उसमें मॉइस्चराइजेशन की कमी होगी, दूसरा उसमें स्केल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ खास तौर से कोहनी के ऊपर, घुटने के ऊपर, यहाँ पर आपको ज़्यादा तलवों में ज़्यादातर ड्राइनेस आपको मिलेगा। और ठंडी और पीली भी हो जाती है, कोल्ड स्किन और पेल स्किन हो जाती है। मेटाबॉलिज्म जब हमारा स्लो होता है तो ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, सर्कुलेशन कम होता है, इससे स्किन थोड़ी सी पीली सी दिखने लग सकती है, ठंडी हो जाती है। और इसके साथ साथ विशेष रूप से हाथ और पैरों में ये दिखने लगता है ज़्यादा। सूजन भी होती है इससे, हमारी त्वचा पर, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, आँखों के आसपास आपको स्वेलिंग आ सकती है। और इसका मेन कारण होता है कि टॉक्सिन्स बॉडी में जमा होने लगते हैं। त्वचा का थोड़ा रफ होना, मोटा होना, थिक स्किन बोलते हैं ना जिसको, लॉन्ग टर्म जब आपका पुराना थायराइड का प्रॉब्लम हो गया है तो उसमें त्वचा और बहुत मोटी हो जाती है, हार्ड हो जाती है, आपको महसूस होती है। और इसके अलावा जो वुंड हीलिंग, यानी कि जख्म कोई हो जाए उसका घाव का भरने का जो समय वो भी थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि स्किन हमारी रीजनरेट नहीं होती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस थायराइड के कारण हमें स्किन में देखने को मिलते हैं। यदि आपको भी थायराइड है तो आप थोड़ा सा अपनी त्वचा की देखभाल करें, घबराना नहीं है। हम जो ये आपको जानकारी देते हैं, इतनी सारे लक्षण बताते हैं, ये केवल आपको जागरूक करने के लिए, आपको डराने का काम हम नहीं करते, जागरूक करते हैं ताकि समय रहते आप समझ जाएं, संभल जाएं और जीवा से जुड़ जाएं, आयुर्वेद से जुड़ जाएं। तो फिर आपका जो है देखिए त्वचा भी सुंदर रहेगी, रोग को भी हम जो जड़ है उसको भी ठीक करते हैं। थायराइड के बहुत सारे पेशेंट दुनिया भर से हमारे पास आते हैं, उनका उपचार भी हम करते हैं आयुर्वेदिक तरीके से। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर साहब, हाइपोथायराइड अगर हो गया तो फिर उसके बाद अब डाइट में क्या कुछ शामिल करें और सबसे जरूरी परहेज क्या करें, जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं नजर आते? जी देखिए, बहुत अच्छा, मैं बार बार कहता हूँ आपको कि केवल मेडिसिन से बात नहीं बनेगी। हाइपोथायराइडिज्म में डाइट भी, और मैं तो लाइफस्टाइल की भी बात करता हूँ, उसका सही होना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे पाचन को प्रभावित करता है, मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर देता है।
अगर आप थायराइड के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो केवल उसी से संतुष्ट मत रहिए। मैं बार बार कहता हूँ, चाहे वो कोई भी बीमारी आपकी, गोली खा रहे हैं, सब चीज़ नॉर्मल आ रही है, आप प्रसन्न रहते हो, उतना नहीं। उसके साथ साथ सही आहार, सही पोषण, आपकी दिनचर्या, किस समय आपको सोना है, किस समय उठना है, ये बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें, इन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। और जो अगर हम देखें कि रोग के जो लक्षण हैं वो बढ़ तो नहीं रहे हैं, उसको देखना है। कहीं सूजन तो नहीं आ रही है, थकान तो नहीं बढ़ रही है शरीर में, आपका वेट गेन तो नहीं हो रहा, हेयर फॉल, त्वचा में रूखापन, ये सब थायराइड के लक्षण हैं। हाइपोथायराइडिज्म के लिए क्या खाएं? सिंपल चीज़ है। सबसे पहले आयोडीन का नाम आपने सुना होगा। आयोडीन रिच फूड्स आपको खाने, कम मात्रा में खाइए, लेकिन आवश्यक अपनी जितनी क्वांटिटी है वो होना चाहिए उसमें विशेष तौर पर तो एक आयोडाइज्ड नमक मिलता है, वो आप सेवन कर सकते हैं। फूड आइटम्स में यहाँ भारत में उतना पॉपुलर नहीं है, सीवीड करके एक चीज़ मिलती है आजकल शहरों में, वो ले लीजिए। या फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट्स, दही का सेवन करिए, दूध का सेवन करिए, पनीर का सेवन करिए, उसमें भी मिलेगा आपको। सेलेनियम एक जो है पदार्थ होता है, उसका भी इसमें इम्पोर्टेंस बहुत होता है। थायराइड के जो हार्मोन्स हैं T4 और T3, उसके लिए ये उसको मेंटेन करने में मदद करता है। तो कहाँ से मिलेगा ये? फूड आइटम्स में अगेन, जैसे जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, उनका सेवन करिए। सनफ्लावर का आप सीड्स जो होते हैं उनका आप सेवन कर सकते हैं। साथ में आपको जो मशरूम मिलती हैं आजकल, या फिर पंपकिन सीड्स हैं, तिल का सेवन कर सकते हैं। इसमें जो होल ग्रेन जो हम कहते हैं, जिसको दलिया हैं या हमारी जो दालें हैं, उनका सेवन करिए। फाइबर को भी जो ध्यान रखना है, क्योंकि डाइजेशन अच्छा रखना है, तो हरी सब्जियाँ, थोड़ा घी का प्रयोग उसमें कर सकते हैं। लौकी, तोरी, पालक, या फिर कुछ और सब्जियां, जो हरी सब्जियां जिनको हम कहते हैं। फ्रूट्स में जो है पपीता, आप सेब का सेवन कर सकते हैं, अनार, जामुन, ये सब खा सकते हैं। जो प्रोटीन होते हैं उसमें मूंग की दाल, चने की दाल, काला चना, सोयाबीन, पनीर, टोफू, स्प्राउट्स, ये खाएं अभी। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि क्या ना खाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें मोटा मोटा सबको मालूम है, जंक फूड का सेवन नहीं करना है। प्रोसेस्ड फूड, स्पेशली जो इसमें केमिकल प्रिजर्वेटिव डले हुए, ये आजकल पैकेट में जितना सामान आता है ना, जो चिप्स हैं और पता नहीं दुनिया भर के नमकीन टाइप की जो चीज़ें आती हैं, ये बिल्कुल आपके लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा अल्कोहल, टोबैको, कैफीन, किसी भी तरह का कोई भी मादक पदार्थ का सेवन आपको नहीं करना है। आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करें, लाइफस्टाइल को ठीक रखें, समय पर सोना, जल्दी उठना, नियमित रूप से व्यायाम करना, तिल के तेल से मालिश करना, ये सारी चीज़ें हम बार बार आपको रिमाइंड कराते रहते हैं। ये आपको स्वस्थ रखने में बहुत अहम रोल प्ले करती है, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उसी से आपको काफ़ी इम्प्रूवमेंट जो है दिखने लगेगा। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आयुर्वेद के अनुसार हाइपोथायराइड होने के क्या कुछ कारण हैं, स्किन पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है, और आयुर्वेद में इसको लेकर कैसे आयुर्वेद में इससे निपटा जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट, जीवा आयुर्वेद ही सबसे सटीक है, ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपने किए हैं, मैं थोड़ा थोड़ा समझाता हूँ आपको। सबसे पहले तो आयुर्वेद में रोगों के कारण को समझने के लिए सबसे पहले ये पता लगाया जाता है कि किस दोष का प्रकोप है। ये बड़ा ध्यान से आप सब लोग लिख लीजिए, अपने अंदर इसको बिल्कुल फिट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आप जो है कारण बताना शुरू कर दें, आजकल बहुत कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है। थायराइड ग्लैंड जो है वो मेटाबॉलिज्म के साथ संबंध रखता है। ये तो आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, इस शो में भी मैंने आपको जिक्र किया कि हमारा जो पाचन संस्थान है उससे इसका कनेक्शन है। तो मेटाबॉलिज्म किससे चलता है, हमारा पाचन संस्थान किससे चलता है आयुर्वेद में? पित्त से चलता है। तो क्योंकि यहाँ पर थायराइड ग्लैंड हमारा अंडर एक्टिव हो गया, हाइपोथायराइडिज्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें कफ की विकृति ज़्यादा मिलती है। उसके कारण अग्नि और पाचन डिस्टर्ब होता है। यानी अधिक मात्रा में अगर आप कफवर्धक भोजन सेवन करते हैं, जैसे मिठाई खाते हैं, गरिष्ठ भोजन खाते हैं, दूध की बनी चीज़ें खाते हैं, फ्राइड चीज़ें खाते हैं, इनका सेवन करेंगे, या कफवर्धक लाइफस्टाइल है आपका, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, दिन भर सोना जो है आपको अच्छा लगता है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। इसके अलावा अगर आप जो है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं जिसमें सेडेंट्री, घूमना फिरना नहीं है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए इसको। हार्मोन का एक रोग है, तो डेफिनेटली जो है बहुत सारे पेशेंट मैंने देखे हैं, स्पेशली महिलाएं, जिनका माइंड और इमोशनल लेवल पर कुछ ना कुछ चल रहा है,
वहाँ से हार्मोन में डिस्टर्बेंस आती है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा अगर हमें स्वस्थ रखना है, अपने आप को, इस सिस्टम को स्वस्थ रखना है, तो हमें माइंड को भी नरिश करना है। मेद्य रसायन हम देते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऐसे ब्रेन नरिशिंग काउंसलिंग करते हैं इस पेशेंट्स को, बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और इसके तीसरी चीज़ देखें तो ये एक ग्रंथि है, ग्लैंड है, गांठ है। तो हमें जब चिकित्सा करते हैं तो ये भी ध्यान रखना है कि गांठ को हम किस तरह से सुरक्षित रखें। ग्रंथि की चिकित्सा आयुर्वेद में लिखी है। तो आयुर्वेद की जो ये पूरी चिकित्सा है कारण को समझ करके होती है। जहाँ तक आपने पूछा कि किस तरह से इसकी चिकित्सा हम करते हैं, तो आयुर्वेद में ये थोड़ा एक डिफ़िकल्ट रोग है, मतलब सिंपल रोग नहीं है, कोई खांसी जुकाम नहीं है कि आप 2-4 हफ्ता दवाई खाएंगे ठीक हो जाएगा। कष्ट साध्य है, लेकिन एलोपैथी की तरह नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आपको दवाई खानी है, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पर। आयुर्वेद में अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो लगभग 8-10 महीना मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। 8-10 महीना, कभी कभार 1 साल लगता है। अगर आप पूरा अच्छी तरह से डेडिकेटेड काम करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस हैं। और आज हमने जहाँ तक स्किन की बात की है कि हाइपोथायराइडिज्म और स्किन का जो हमने जिक्र किया, तो अगर स्किन पर आपको और भी किसी तरह का कोई रोग हो, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, एलर्जी हो, तो जीवा में हमने एक पूरा स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाया है। उसमें क्या है, हमारे स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, माइंड वेलबींग कोचेस, न्यूट्रिशनिस्ट और योगाचार्य, बहुत टीम अच्छी बनी हुई है। और भारत में नहीं, अब तो पूरे विदेशों में भी हमने प्रोटोकॉल लॉन्च कर दिए हैं और बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप तो भारत में हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो कोई भी समस्या हो एक बार जीवा में अवश्य संपर्क कर लीजिए। संजीवनी दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं, चंचल जुड़ गई हैं हमारे साथ पंजाब से। चंचल, अपना सवाल कीजिए। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार सर, एक्चुअली मेरा कंसर्न ये था कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है, जिसकी वजह से मेरा जो वेट है बेबी का वो भी पुट ऑन नहीं हो पा रहा है। जी देखिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान ये समस्या चल रही है आपकी, तो सबसे पहले तो हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए अवश्य आपको कोई ना कोई ट्रीटमेंट आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने दिया होगा, लेकिन उससे बात नहीं बनती है। आपने सही फरमाया ये कि भाई वो बेबी के ऊपर भी असर पड़ रहा है उसका, तो इसलिए नेचुरल आयुर्वेदिक दवाइयाँ साथ में लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रेगनेंसी का मामला है तो मैं आपको यहाँ कुछ दवाई, मैं तो वैसे भी दवाइयाँ नहीं बताता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि डॉक्टर से कंसल्ट करिए। और चंडीगढ़ में आप रहते हैं, हमारी क्लिनिक है वहाँ पर, एक बार जाइए, डॉक्टर से अच्छी तरह से डिटेल में बातचीत करिए। आपको न केवल थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, बल्कि उसके अलावा जो पूरा एक प्रेगनेंसी का एक केयर होता है, वो जीवा में बहुत अच्छे हमने एक प्रोग्राम बनाया है। एक हमारा प्रोग्राम ही है आयुर बेबी प्रोग्राम, तो अवश्य जो है आप वहाँ जाकर मिलिए और वो आपको प्रॉपर उसका उपचार बताएंगे। मैं आपको केवल इतना ही कहूँगा कि माइंड और इमोशंस को बहुत स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, खासतौर से जब आप प्रेगनेंसी में हैं, क्योंकि उसका भी असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, क्या घी और शहद एक साथ समान मात्रा में खाना ये सही तरीका है? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि घी और शहद को अगर हम बराबर की मात्रा में मिला करके सेवन करते हैं तो वो उसका इफ़ेक्ट जो है वो विषैला होता है। वैसे घी और शहद दोनों में अपने अपने बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन आयुर्वेद में हम इसको विरुद्ध आहार में इसको काउंट करते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में विशेष रूप से जब इनकी क्वांटिटी बराबर की हो तो वो इनकम्पेटिबल होती है। अगर अनइक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं तो वो ले सकते हैं आप, लेकिन बराबर की मात्रा में, यानी कि 5 ग्राम आपने घी लिया, 5 ग्राम शहद लिया, तो वो उसमें फिर ये विरुद्ध आहार के अंतर्गत लिया जाता है और वो क्या करेगा, अंदर जा कर के एक विषैला प्रभाव, टॉक्सिक एक प्रभाव आपके शरीर में देगा। ऐसा नहीं कि आप उसको खा के तुरंत कुछ हो जाएगा आपको, लेकिन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ये डिस्टर्ब करता है। उसके साथ साथ बॉडी में आम बनेगा तो काम तमाम होगा ही होगा, आपको मालूम है। और इसके अलावा लॉन्ग रन में अगर देखेंगे
तो कई प्रकार के कुछ त्वचा के रोग हो जाते हैं या कुछ आपके मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। तो इसलिए घी और शहद को कभी भी बराबर मात्रा में हमको मिक्स करके नहीं खाना चाहिए। सेहत से जुड़ी इतनी मूल्यवान जानकारी और सुझाव देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।